हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि सामने वाली पार्टी अगर स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करे तो क्या करें। जनरली हम सब जानते हैं स्टे ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, लेकिन अगर वो उसका वॉलेशन कर रही है, उसका ब्रीच कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, प्रॉपर्टी से जुड़े जो केसेस होते हैं, मुकदमे होते हैं, उसमें स्टे ऑर्डर का काफ़ी पॉपुलर एक नेम होता है। हर केस में वो लगता ही है जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होगा। तो प्रॉपर्टी से जुड़े ज़्यादातर मामलों में केस फाइल करने के लिए पार्टी को स्टे ऑर्डर एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत होती है, ताकि जब भी केस में कोई फैसला ना आए तब तक जो सामने वाली पार्टी है उसके साथ प्रॉपर्टी है, जो सामने वाली पार्टी की जो प्रॉपर्टी है उसके साथ कोई किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टी के केसेस में स्टे ऑर्डर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कानूनी बातों को समझते हैं आज इस वीडियो की हेल्प से। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं स्टे ऑर्डर का क्या कानून है। तो नॉर्मल शब्द में अगर वर्ड्स में हम कहें, सिंपल वर्ड्स में, तो स्टे ऑर्डर जो है वो किसी भी कार्रवाई या किसी भी काम को रोकने का एक प्रकार का ऑर्डर होता है। स्टे ऑर्डर मिलने का मतलब है कि प्रॉपर्टी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी भी तरह का कोई लोन या प्रॉपर्टी को रेंट पर या लीज पर भी आप नहीं दे सकते हैं। स्टे ऑर्डर के लिए सीपीसी के सेक्शन ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग केस के साथ ही एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। यानी कि जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई केस कर रहे हैं, कोर्ट में सूट फाइल कर रहे हैं किसी प्रकार का, तो स्टे ऑर्डर के लिए आपको कोर्ट में सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन सेपरेट लगानी होगी। और ये तो एट द वेरी बिगनिंग की केस के साथ ही आपको ये जो एप्लीकेशन लगा दी जाती है, और अक्सर शुरू की कुछ तारीख में ही, यानी कि अगर हम बात करें केस फाइल करने की दूसरी तीसरी तारीख में ही ये जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड कर दी जाती है। यानी कि शुरुआत में ही जो मेन केस शुरू होने से पहले ही कोर्ट के द्वारा इस एप्लीकेशन पर जो सुनवाई पूरी कर दी जाएगी। और अगर कोई प्रूफ्स हैं या अगर हम बात करें कि आपके कोई प्ली हैं, दलील हैं, तो उससे जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा तो इस प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर दे भी दिया जाता है, और किन्हीं केसेस में नहीं भी दे दिया जाता है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्टे मिल ही जाएगा। स्टे ऑर्डर लागू कब से होगा? तो किसी भी कोर्ट के द्वारा जब स्टे ऑर्डर जारी किया जाता है तो वो नॉर्मली जो जनरल है वो 6 महीने तक के लिए ही वैलिड होता है। इसके बाद वो ऑटोमेटिक ही फिनिश हो जाएगा, और फिर हम बात करें कि फिर से कोर्ट में बस आर्गुमेंट करके आप उस स्टे को रिन्यू करवा सकते हैं। और यदि अगर किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर आप दिखाते हुए स्टे ऑर्डर का जो पीरियड है उससे ज़्यादा आप रख सकते हैं, तो इस पीरियड के लिए तो स्टे ऑर्डर क्या है कि जारी रहता ही है। लेकिन जब तक के लिए कोर्ट ने उसको जारी किया हुआ है, तो प्रॉपर्टी के केसेस में अक्सर स्टे केस जो है पूरी पीरियड के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं कि किसी कंडीशन पर या किसी फिक्स पीरियड के लिए ही आपको स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। हालांकि बाद में जब भी कोई नेक्स्ट हियरिंग उस पर डेट लगी है कोर्ट में, तो आप उसको इंटीरियम ऑर्डर टू बी कंटिन्यूड या स्टे ऑर्डर टू बी कंटिन्यूड की आप रिक्वेस्ट करके, ओरल वर्बल रिक्वेस्ट करके आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था जनरल मीनिंग कि आप स्टे ऑर्डर कैसे लेंगे और कब मिल सकता है। लेकिन अगर हम देखें जो हमारा मेन मोटिव है आज की इस वीडियो का, ये सामने वाली पार्टी अगर स्टे ऑर्डर का अगर उल्लंघन करती है, वायलेशन करती है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर केस के दौरान कोई भी पार्टी स्टे के ऑर्डर का उल्लंघन करती है तो उस पार्टी के अगेंस्ट आप सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 2A के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फिर से आप एक बार ध्यान दीजिए कि आप सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 2A के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। कोर्ट के द्वारा इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो ब्रीच करने वाली पार्टी है उसको प्रॉपर्टी जो है वो उसके साथ अटैच भी की जा सकती है, और 3 महीने के अंदर, यानी कि 3 महीने तक की जो सिविल इम्प्रिजनमेंट की भी उसको सजा सुनाई जा सकती है। वो किस लिए? स्टे ऑर्डर का वॉयलेशन करने के लिए। और अगर 1 साल के बाद भी पार्टी के द्वारा उल्लंघन जारी रहता है, यानी कि 1 साल तक बाद भी अगर वो पार्टी जो उसी वॉयलेशन करती रहती है, तो कोर्ट जो है वो उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसको बेचने का भी ऑर्डर जारी कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो बेचने से जो पैसा आएगा उससे जो एग्रीड पार्टी का जो कॉम्पेंसेशन दे दिया जाता है। तो अगर हम इसमें बात करें कि अगर डायरेक्ट तौर पर, सीधे तौर पर जो प्रॉपर्टी है उससे छेड़खानी की अगर आपके पास सबूत नहीं मिले तो क्या करें, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके पास प्रूफ नहीं है कि उससे उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर हम सीधे डायरेक्ट तौर पर देखें कि प्रॉपर्टी से जो छेड़खानी के सबूत नहीं मिले तो आप क्या करेंगे। तो जिन लोगों के पास जो प्रॉपर्टी का कब्जा है, यानी जिस लोगों के पास प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं होता है, तो उन्हें अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें प्रॉपर्टी से छेड़खानी का डाउट तो पूरा होता है, लेकिन डायरेक्ट तौर पे कोई सबूत नहीं है कि उसको कोर्ट में कैसे पेश किया जाए,
तो उनको ये भी प्रॉब्लम आती है। तो वो इसीलिए होता है कि जिसके पास प्रॉपर्टी का कब्जा होता है वो दूसरी पार्टी को उस प्रॉपर्टी में घुसने नहीं देता है और चुपके चुपके अंदर ही प्रॉपर्टी से छेड़खानी चलती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान देना जरूरी है कि अगर सीपीसी के ऑर्डर 26 रूल 9 के अकॉर्डिंग एक कोर्ट कमिश्नर भी अपॉइंट करवा सकते हैं, और जिसका जो काम होगा वो कोर्ट कमिश्नर अक्सर एक एडवोकेट ही होता है, जिसे कोर्ट के द्वारा कोर्ट कमिश्नर के रूप में प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंट किया जाता है, जो कि बाद में कोर्ट अपनी रिपोर्ट जो कोर्ट कमिश्नर है वो अपनी रिपोर्ट फाइल करके, यानी कि जो भी आपकी इंस्पेक्शन है या साइट है जिस पर दूसरी पार्टी का कब्जा है उस पर विजिट करके आपकी एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में फाइल कर देगा। और इस रिपोर्ट के बेस पर जो कोर्ट है वो ये डिसीजन ले सकता है कि किसी भी स्टे ऑर्डर का अगर वॉयलेशन हुआ है या नहीं हुआ। और इसके लिए आपको कोर्ट का फैसला की कुछ फीस जरूर देनी पड़ेगी, लेकिन देखो बाद में है क्या कि कोर्ट कमिश्नर को भी अलग से फीस देनी पड़ती है, जो कि कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा कि इतना पैसा आपको कोर्ट कमिश्नर को देना है। लेकिन डेफिनेटली इसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। इसमें कुछ पर्सनल एडवाइस ये है कि कुछ भी लोग जो हैं, कुछ लोग स्टे ऑर्डर के वायलेशन होने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर देते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोविज़न है। ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के स्टे ऑर्डर का वायलेशन होने पर ऑर्डर 39 रूल 2 में भी प्रोविज़न दिया गया है, स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है इस चीज़ का रूल 2A में। यानी कि जनरली तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर देते हैं, लेकिन वही अगर हम बात करें कि इसमें ऑर्डर 39 रूल 2A में प्रोविज़न दिया गया हुआ है सजा का, जो कि आप इसमें आगे ले सकते हैं। बाद में होता क्या है कि जो सामने वाली पार्टी है वो डिफेंस ले लेती है कि स्टे के वायलेशन होने के मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चल सकता, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये काफ़ी क्लियर किया गया है कि जब भी कोई कानून में स्पेशल प्रोविज़न दिया गया हुआ है तो सामान्य नॉर्मल प्रोविज़न का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो इसीलिए ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के केसेस में अगर स्टे ऑर्डर का कोई वायलेशन होता है तो आप जनरली ऑर्डर 39 रूल 2A की एप्लीकेशन लगाएं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रोविजन में जाके आप अपने कोर्ट से रिलीफ मांग सकते हैं कि सामने वाली पार्टी में जो था वो स्टे ऑर्डर का वायलेशन किया है, तो आप ऑर्डर 39 रूल 2A की एप्लीकेशन डेफिनेटली कोर्ट में लगाए और अपने वकील से सजेस्ट कीजिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से कोर्ट में आप अपने केस को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जनरली एक आपसे जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है कि अगर कोई भी स्टे ऑर्डर को नहीं मान रहा है या उसका वायलेशन कर रहा है तो आप कैसे अपने केस को जीत सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी आपको दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।